कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे सिलेक्ट करते टाइम मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स उसका रिटर्न्स या फिर एएम यहाँ पे देखते हैं, बट ऐसी कुछ चीज़ें हैं एडिशनल पैरामीटर्स है जो मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मे बी गलत फंड चूज हो जाते हैं या फिर मल्टीपल फंड्स यहाँ पे चूज होते हैं वाइल इन्वेस्टिंग। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो एडिशनली आपने देखने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग एनी म्यूचुअल फंड, वो ये हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति और आज का जो ये वीडियो है दिस इज अबाउट फ्यू पैरामीटर्स जो एक रिस्क डाउनसाइड रिस्क जो बोलते हैं प्रोटेक्शन, उसके लिए पर्टिकुलरली यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने देखने चाहिए, वो ये वीडियो में हम कवर करेंगे। सो मेनली यहाँ पे जो वीडियो है उसको यहाँ पे मैंने 4 पैरामीटर्स में बाइफरगेट किया है। सबसे पहला है पोर्टफोलियो लेवल पे रिस्क, वो पर्टिकुलर फंड क्या ले रहा है। देन सेकंड इज वोलेटिलिटी रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स। थर्ड इज डाउनसाइड प्रोटेक्शन और उसके बाद फोर्थ एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी। सो ये एडिशनल 4 पैरामीटर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके रिलेटेड रेशियोज क्या देखने चाहिए, कैसे एक्चुअली देखना चाहिए ओवरऑल इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू दैट। सबसे पहले जैसे मैंने कहा पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो यहाँ पे देखनी चाहिए। पर्टिकुलरली कोई भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी ले रहे हो या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे ले रहे हो, तो एट दैट टाइम आपने देखना चाहिए वो पर्टिकुलरली कौन से असेट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। जैसे इन केस ऑफ इक्विटी हम बोल सकते हैं कि अगर स्मॉल कैप हम सबको पता है ज़्यादा रिस्की है, राइट, तो आपने वो भी देखना चाहिए कि स्मॉल कैप एलोकेशन कितना है, मार्केट कैप वाइज एलोकेशन क्या है। कभी कभी ऑफकोर्स इनको मैंडेट रहता है रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज, जो एम्फी ने बोला होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरीज है जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो वहाँ पे डिसाइड कर सकता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पर्टिकुलरली कौन से मार्केट कैप में करना है। तो वो वहाँ पे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो बट आपने फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया जहाँ पे मे बी हो सकता है वो फंड मिड और स्मॉल में ज़्यादा एलोकेशन ले रहा है, तो वो मे बी ज़्यादा रिस्क वहाँ पे ले रहा है, बट वो आप अगर इग्नोर कर रहे हो तो हो सकता है रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो म्यूचुअल फंड आपको फिट नहीं है। तो इसका ही फर्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक मैंने कंपैरिजन लिया है बिटवीन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, राइट। तो अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो वी ऑल नो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वो थोड़ा सा लार्ज कैप हेवी है, बट अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है 50% लार्ज कैप है एंड बाकी का बचा हुआ 50% जो है वो मिड एंड स्मॉल में है। स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 28% ये फंड ने इन्वेस्ट किया है असेट, एज कम्पेयर टू दैट अगर पराग पारिक देखेंगे तो 8% ये। सो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव लेवल पे रिस्क जो बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप है वो ले रहा है। ये ओवरऑल वीडियो में जो भी मैं म्यूचुअल फंड कवर करने वाली हूँ ये कोई भी ऐसे रिकमेंडेशन नहीं है, इट जस्ट टू शो कि कैसे पैरामीटर आपने पर्टिकुलरली कंपैरिजन करने चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो पैरामीटर है विद इन दिस पोर्टफोलियो रिस्क वाला थिंग, दैट इज द सेक्टर वाइज एलोकेशन भी कैसे यहाँ पे फंड ले रहा है। कभी कभी हो सकता है, अभी ये ऑफकोर्स दिस इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट कैप, अगर लार्ज कैप हैवी अगर कोई फंड जा रहा है जैसे पराग पारिक तो ऑफकोर्स उसमें बैंक्स एंड आईटी सेक्टर में ज़्यादा यहाँ पे वो हैवी रहेगा एज कम्पेयर टू दैट। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पे देख रहे हैं तो उसका टॉप सेक्टर इज इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स, तो वहाँ पे दिख रहा है कि एग्रेशन काफ़ी है इन केस ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड देखूँ तो। उसके बाद सेकंड इज नंबर ऑफ स्टॉक्स, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में पर्टिकुलर फंड ने इन्वेस्ट किया है, ये क्यों देखना है। अगर कम स्टॉक वो कोई भी फंड ले रहा है तो डेफिनेटली काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स वहाँ पे होंगी, और इफ़ स्मॉल मिड कैप वाला पर्टिकुलरली फंड है या फिर स्मॉल एंड मिड कैप में पर्टिकुलरली काफ़ी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स है, तो अगेन वहाँ पे पोर्टफोलियो का रिस्क जो वोलेटिलिटी का है वो ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट आपने ये भी देखना चाहिए कि टॉप होल्डिंग जो है उसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट जो है स्टॉक ओवरलैप का, तो उसको एक सिंपल ऐसे समझते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि पोर्टफोलियो अलोकेशन क्या है वो भी वहाँ पे मैटर करता है, राइट। लार्ज कैप हैवी है, स्मॉल कैप है या मिड है, तो इनकी भी साइकिल्स होती है। अगर पर्टिकुलरली कोई फंड जैसे अभी पराग पारिक थोड़ा लार्ज कैप हैवी है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी बोल भी रहे हैं कि इतना परफॉर्मेंस थोड़ा नहीं आ रहा है बिकॉज लार्ज कैप हैवी है, बट आगे जाके अगर साइकिल यहाँ पे टर्न होती है तो मे बी अभी करेंटली कोई और फ्लेक्सी कैप में वो इन्वेस्ट करोगे बट अगेन इसका परफॉर्मेंस बेटर देखने लगा तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली एक ही कैटेगरी में फिर मल्टीपल फंड्स हो जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे हो सकता है इफ़ यू टुक पर्टिकुलर कैटेगरी में मल्टीपल फंड्स तो वहाँ पे स्टॉक्स का ओवरलैप भी हो सकता है। कैसे, ये दिखाती हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैंने 2 फंड लिए हैं
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, राइट। दोनों भी अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स है। अगर लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देखे ओवरऑल तो टॉप में ही आते हैं इन केस ऑफ मिड कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे 30% इनका पोर्टफोलियो ओवरलैप है और 9 ही कॉमन स्टॉक्स है, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स दोनों फंड्स ने यहाँ पे लिया है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब ऐसा रिकमेंडेड रहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी ले रहे हो तो उसमें मल्टीपल फंड्स नहीं लेने चाहिए, बिकॉज ऑफ ओनली दिस थिंग कि पोर्टफोलियो वहाँ पे बहुत ओवरलैप होगा। इन केस ऑफ मिड कैप ऑलरेडी यूनिवर्स बहुत छोटा है, तो वहाँ पे इसका रिस्क डेफिनेटली रहता है। देन फोर्थ पॉइंट इज वोलेटिलिटी रिस्क। तो इसके लिए ऑफ कोर्स आप सबने सुना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, ऐसे टर्म्स है इन केस ऑफ इक्विटी जो वोलेटिलिटी दिखाते हैं, पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ। देन डेट के केस में मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एवरेज मैच्योरिटी वगैरह ये पैरामीटर्स है। तो इसमें मैं ज़्यादा डिग नहीं करूँगी, बट डेफिनेटली आपने ओवरऑल कैटेगरी में वो पर्टिकुलर फंड अगर अल्फा जनरेट भी ज़्यादा कर रहा है, राइट, जो एक्सेस रिटर्न वहाँ पे जनरेट कर रहा है एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क, बट कितना वो ज़्यादा रिस्क भी ले रहा है वो भी देखना चाहिए, जिसके लिए ये पैरामीटर्स यहाँ पे यूज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आप टेबल देखोगे तो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगेन। इसमें अगर पराग पारिक में देखोगे तो बीटा वाइज इट इज वन ऑफ द लोअर फंड अमंग्स जो भी टोटल 40 के अराउंड कुछ फंड्स यहाँ पे हमने कंपेयर किए थे। बट एज कम्पेयर टू दैट अगर अल्फा वाइज देखेंगे तो वो थोड़ा सा टॉप 10 में आता है। बट डेफिनेटली डाउन साइड यहाँ पे प्रोटेक्शन काफ़ी है क्योंकि वोलेटिलिटी रिस्क कम है, बिकॉज वो लार्ज कैप में ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर काइंड ऑफ को रिलेटेड, बट डेफिनेटली आप जब रिटर्न देख रहे हो तो उसके साथ ये पैरामीटर वोलेटिलिटी रिस्क देखना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल जाके अगर मार्केट गिरता है 10-12% तो डेफिनेटली ये जहाँ पे ज़्यादा वोलेटिलिटी रिस्क है, दैट इज ये रेशियो ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा निगेटिव रिटर्न्स देखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपका उतना रिस्क एपिटाइट भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन। तो इसके लिए क्या दिखने चाहिए? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे रिटर्न्स में हम लोग ट्रेडिंग रिटर्न्स देखते हैं, लाइक पॉइंट टू पॉइंट कितने रिटर्न दिए पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में। एक रोलिंग रिटर्न्स करके भी कंसेप्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट गिरा था एट दैट टाइम ये फंड कितना निगेटिव गया है या फिर तभी भी ये पॉजिटिव में है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने ये मिड कैप फंड्स लिए है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम 3 ईयर लो में देखेंगे तो डेफिनेटली जो कैटेगरी एवरेज है वो 5% के अराउंड है, बट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और HDFC मिड कैप का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट। तो ये फंड्स थोड़े एग्रेसिव लेवल पे इन्वेस्टिंग किया है, वो ज़्यादा गिरे एज कम्पेयर टू कैटेगरी। अगर हम हाई भी देखेंगे तो डेफिनेटली वो इन दोनों का ही कैटेगरी से ज़्यादा है, तो अल्फा भी उतना ही जनरेट किया। तो डेफिनेटली हाई रिस्क हाई रिटर्न ये प्योर कोरिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, वो ही होगा भी। बट आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं इतना निगेटिविटी भी यहाँ पे सहन कर पाऊंगा कि अगर आगे जाके मार्केट सपोज निगेटिव जाती है तो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सी ये लोअर साइड वाले रिटर्न्स इन केस ऑफ रोलिंग। एंड एक ये एडिशनल रेशियो है सॉर्टिनो रेशियो। सो सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला तो दिया ही है कि फंड ने जो रिटर्न दिए हैं माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न। मोस्टली अगर मुझे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो 7-8% अगर रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं वो हिसाब से। एंड देन डाउन साइड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड किया है। तो जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना बेस्ट है, दैट इज डाउन साइड प्रोटेक्शन वो फंड ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अगेन मिड कैप में सेम फंड्स मैंने कंपेयर किए सेम टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे भी HDFC एंड निप्पॉन इज द बेस्ट, राइट। सो डाउनसाइड प्रोटेक्शन इज द थर्ड थिंग विच वी शुड कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर सपोज ₹1 का वो रिस्क ले रहा है तो कितने रिटर्न वो मुझे जनरेट करके दे रहा है। ऐसे ना हो कि रिस्क भी ज्यादा ले रहा है और रिटर्न भी जनरेट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ फैक्टर इज परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ट्रेलिंग रिटर्न्स तो हम देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट 3 साल, 5 साल, 7 साल में कितनी रिटर्न्स आए वो देखते हैं, बट कैलेंडर वाइज कैसे ये फंड ने कब कब बिट किया है या फिर नहीं किया है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें मैंने लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया है ICICI का और मिराए का, ठीक है। अगर मैं ट्रेलिंग रिटर्न्स के टर्म्स में देखूँ तो ICICI ने हमेशा बीट किया है कैटेगरी एवरेज एंड ओवरऑल जो बेंचमार्क है उसको भी। बट मिराए के केस में देखेंगे तो रिसेंट में यहाँ पे परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। 3 ईयर में, 5 ईयर में, इवन 1 ईयर में इट इज गुड, बट 3 and 5 में इतना अच्छा नहीं है। बट इज इट लाइक
आईसीआईसीआई प्रू हर बार फिर बाजी मार जा रहा है। तो कैलेंडर ईयर थोड़ा सा क्लियरली पिक्चर दिखाता है कि जब भी वो अगर हम पिछले 10 साल की भी बात करें तो उसमें जो आईसीआईसीआई प्रू है वो 1 2 देन 3 4 इतने पीरियड में उसने बीट किया है कैटेगरी एवरेज को, राइट, 4 पीरियड में। और अगर मैं मिराई की बात करूं तो 1 2 3 इवन 4 5 ऑलमोस्ट 6, तो 6 साल में इसने बीट किया है कैटेगरी एवरेज को। तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा मिराई में दिख रहा है एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई जब भी परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो एक ज्यादा यहाँ पे अल्फा जनरेट कर रहा है एज कम्पेयर टू कैटेगरी, उसके ही कारण उसके ट्रेलिंग रिटर्न्स काफी बेटर दिख रहे हैं। बट अगर कंसिस्टेंसी की बात करूँ इन केस ऑफ परफॉर्मेंस तो वो मिराई में दिख रहे हैं। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो कैलेंडर रिटर्न अक्रॉस द फंड्स। ये तो फंड की फैक्टशीट्स भी सारी दे देती है, तो आप तो डेफिनेटली ये कहाँ पे भी कोई भी फंड की फैक्टशीट अक्रॉस द कैटेगरी देख सकते हो वाइल सिलेक्टिंग एनी फंड। एंड ऑफकोर्स इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि फंड मैनेजर कितना कंसिस्टेंट है, क्योंकि कोई भी पोर्टफोलियो अगर वो मैनेज कर रहा है पर्टिकुलर फंड मैनेजर तो हर एक की अलग इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी होती है, उसके हिसाब से वो वहां पे कॉल्स लेते हैं रिगार्डिंग मार्केट कैप वाइज का एलोकेशन, एसेट एलोकेशन ओवरऑल। तो इसीलिए ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर मैं समराइज करूँ ओवरऑल वीडियो को तो क्या पैरामीटर हमने देखे। सो सबसे पहले पोर्टफोलियो में एक्चुअल रिस्क कितनी है, जिसमें आप देख सकते हो कि मार्केट कैप वाइज एलोकेशन क्या है, सेक्टर एलोकेशंस कैसे लिए हैं, इवन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने लिए हैं, स्टॉक ओवरलैप तो नहीं है ना जो भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, इवन क्रॉस कैटेगरी भी ले रहे हो। तो सेकंड इज वोलेटिलिटी रिस्क, जिसमें डेफिनेटली ये मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स देखते हैं, फिर भी आई कवर्ड दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हाई है, बीटा कितना है, जितना हाई उतना ज्यादा वोलेटिलिटी। देन डेट के केस में अगर बोले तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एवरेज मैच्योरिटी क्या है। थर्ड इज डाउनसाइड प्रोटेक्शन, जिसमें आप कितना कल अगर मार्केट निगेटिव भी होती है या गिरती है तो कितना मेरा फंड गिरेगा यहाँ पे, एंड क्या मैं उतना रिस्क एपेटाइट मेरा है टू हैव दैट दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स, तो वो यहाँ पे देखना चाहिए। तो वो कैसे देखते हैं, रोलिंग रिटर्न्स का थोड़ा डाउनसाइड वाला जो वो 3 ईयर 5 ईयर लो जो है, ये भी आपको फैक्टशीट से मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द, तो वो देख सकते हैं। या फिर वेबसाइट्स भी काफी सारी फ्री में देती है, वहाँ पे वो देख सकते हो। देन सॉर्टिनो जैसे रेशियोज भी काफी सारी वेबसाइट्स देती है, तो वो देख सकते हो। देन फोर्थ एंड फॉरमोस्ट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी क्या है, जिसमें आप कैलेंडर रिटर्न से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो अक्रॉस द कैटेगरीज बिटवीन द फंड्स, एंड फंड मैनेजर कंसिस्टेंट है या नहीं वो देख सकते हो। डेफिनेटली अल्फा एंड सार्प रेशियो, मतलब कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एक्स्ट्रा यहाँ पे फंड कंसिस्टेंटली जनरेट कर रहा है, वो भी देख सकते हो। तो ये थे 4 की पॉइंट्स विच यू शुड कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग एनी म्यूचुअल फंड। तो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि आपको ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है वो कैसा लगा, एंड डू यू वांट मी टू इवन कवर थोड़ा सा और डिटेल में कि पर्टिकुलर कैटेगरीज जो है अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स, उसमें टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग फिलोसॉफीज क्या रही है म्यूचुअल फंड्स की, वो भी हमको देखना है या नहीं। थैंक यू सो मच।